नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 26 अप्रैल 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल नेशनल पंचायती राज डे के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे था और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न इलाकों के सरपंच से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बातचीत की, चर्चा की। कोविड-19 से निपटने की आपकी क्या तैयारियां हैं, आपके द्वारा क्या क्या किया जा रहा है। देखो, हर साल 24 अप्रैल का जो दिन है वो नेशनल पंचायती राज डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। ये प्रथा स्टार्ट हुई थी 2010 से। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, आखिरकार 24 अप्रैल का ही दिन क्यों, 25 अप्रैल क्यों नहीं या फिर 23 अप्रैल क्यों नहीं? क्योंकि देखो, 24 अप्रैल 1993 के दिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 फोर्स में आया था। क्या है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में? पंचायती राज से संबंधित जो प्रोविजंस हैं उनको देखो संविधान में डाल दिया गया था इस एक्ट के थ्रू, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। इससे पहले पंचायती राज से संबंधित जो प्रोविजंस हैं वो संविधान में मेंशन नहीं थे। हालांकि विभिन्न स्टेट्स ने कानून बनाया हुआ था पंचायती राज से संबंधित, लेकिन हर एक स्टेट में पंचायती राज संबंधित जो स्ट्रक्चर था वो अलग अलग था, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। और कुछ स्टेट्स तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे पंचायती राज पर। तो 1992 में संविधान को अमेंड किया गया और पंचायती राज से संबंधित प्रोविजंस संविधान में डिफाइन कर दिए गए हैं ताकि देश में पंचायती राज से संबंधित यूनिफॉर्मिटी आ सके। अब देखो, 24 अप्रैल को इस मौके पर प्रधानमंत्री के द्वारा 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए। एक तो ई ग्राम स्वराज, ये तो एक वेबसाइट है, ई ग्राम स्वराज नाम की एक वेबसाइट है। इस पर रूरल इलाकों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है उसे मॉनिटर किया जा सकता है। कितने पैसों की सहायता से सड़क बन रही है या फिर स्कूल बन रहा है, कितने पैसे एलोकेट हुए हैं किस पंचायत को, ये सारी इंफॉर्मेशन आप इस पोर्टल पर जाकर प्राप्त कर सकते हो। तो ई गवर्नेंस के लिहाज से देखें तो ई ग्राम स्वराज अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरा, स्वामित्व प्रोग्राम। देखो, ग्रामीण इलाकों में एक प्रॉब्लम ये फेस की जाती है जनरली कि किसानों की जो ज़मीन है उसके कागजात किसानों के पास नहीं हैं। मतलब बहुत सालों से किसान उस ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये ज़मीन जो है वो हमारी ज़मीन है, क्योंकि ज़मीन की पैमाइश नहीं हुई है बहुत सालों से। तो इसीलिए स्वामित्व प्रोग्राम में क्या होगा, ड्रोन की सहायता से, गूगल मैपिंग की सहायता से या फिर लेटेस्ट दूसरे टेक्नोलॉजी की सहायता से ग्रामीण इलाकों की जो ज़मीन है उसकी पैमाइश होगी और प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे ये ज़मीन किसकी है, ताकि फ्यूचर में किसी ज़मीन का इस्तेमाल भी करना पड़े तो उसे सरकार आसानी से यूज कर सके। तो ये है स्वामित्व प्रोग्राम। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड मलेरिया डे के बारे में है। हर साल 25 अप्रैल का जो दिन है वो वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है ताकि मलेरिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा सके और विभिन्न देशों को मोटिवेट भी किया जा सके कि भैया आप प्रयास कीजिए मलेरिया को जड़ से ख़त्म करने के लिए। इस बार की थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। मकसद यही था कि मलेरिया के बारे में अवेयरनेस फैलाना। WHO देखो एक रिपोर्ट रिलीज़ करता है, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट। अगर यूपीएससी पूछ लेती है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, WHO, जो आजकल काफ़ी कंट्रोवर्सीज में घिरा हुआ है। देखो, यूपीएससी ना बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेती है, जैसे क्या मलेरिया क्यूरेबल डिजीज़ है, मतलब क्या इलाज हो सकता है मलेरिया का? जी हाँ, बिल्कुल। ना सिर्फ मलेरिया क्यूरेबल डिजीज़ है बल्कि प्रिवेंटेबल डिजीज़ भी है। मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए एक ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा फिलहाल सुर्खियों में है। आपने बिल्कुल सही सोचा है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। जब से देखो यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था इस ड्रग का इस्तेमाल किया जा सकता है कोविड-19 के क्रिटिकली इल पेशेंट्स के लिए, तब से इस ड्रग की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इंडिया में मलेरिया के काफ़ी केसेस आते हैं, इसलिए इंडिया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी करता है। तो हमने बहुत सारे देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की सप्लाई भेजी। प्रिवेंटेबल का मतलब देखो ये है, अगर हम ध्यान रखें, मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें, साफ़ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखें, तो मलेरिया को प्रिवेंट किया जा सकता है। इस बार की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट की हम बात करें, यह कहा गया है रिपोर्ट में
कि 2014 से लेकर 2018 के बीच मलेरिया के केसेस कम करने में कोई खास प्रोग्रेस नहीं देखने को मिली। मतलब 2014 से लेकर 2018 के बीच मलेरिया के केसेस कुछ खास कम नहीं हुए। तो इसलिए अब एक अप्रोच अपनाई गई है, हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट, ताकि मलेरिया के केसेस कम हो, खास करके उन देशों में जिनमें मलेरिया के ज़्यादा केसेस सामने आते हैं। 4 पिलर्स हैं इस हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट अप्रोच के। सबसे पहले पॉलिटिकल विल टू रिड्यूस मलेरिया डेथ्स, दूसरे नंबर पे स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन टू ड्राइव इम्पैक्ट, तीसरे नंबर पे बेटर गाइडेंस पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज, और चौथे नंबर पे कोऑर्डिनेटेड नेशनल मलेरिया रिस्पॉन्स। वैसे देखो, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊं, 4 डिजीज के लिए स्पेशल डे रख रखे हैं WHO ने, ताकि इनके बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व किया जाता है एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे और 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे। मलेरिया के बारे में कुछ बेसिक्स हम जान लेते हैं, किसके कारण होता है। देखो, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, काफ़ी बार मॉस्किटो का नाम पूछ लिया जाता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये मॉस्किटोज जब इन्फेक्टेड पर्सन को काट लेती हैं तो इनको भी इन्फेक्शन हो जाता है, और बाद में इन्फेक्टेड मॉस्किटोज जब दूसरे पर्सन्स को काटती हैं तो जिस पैरासाइट की वजह से ये मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ये उस पर्सन में फैल जाता है जिनको काटा है इन्फेक्टेड मॉस्किटोज ने। और देखो, ये जो पैरासाइट है शुरुआत में उस पर्सन जिसको काटा गया है उसकी ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करता है, और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लीवर में पहुंच जाता है, जहां पे ये पैरासाइट अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है। धीरे धीरे ये जो पैरासाइट है RBC यानी रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। फ्लू लाइक सिम्टम्स सामने आते हैं, जैसे ठंड लगना, बहुत तेज बुखार, मसल्स में दर्द होने लगता है। सिम्टम्स कब सामने आता है मलेरिया के? इन्फेक्शन होने के 8 से 30 दिनों के अंदर सिम्टम्स सामने आ जाते हैं मलेरिया के। तो ये हमने वर्ल्ड मलेरिया डे के बारे में बात की बेसिक्स के साथ। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल देहिंग पतकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने यह रिकमेंड किया है देहिंग पतकई एलिफेंट रिजर्व, जो कि असम में है। इस एलिफेंट रिजर्व के एक हिस्से में कोल माइनिंग हो सकती है, तो इसलिए कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। पहले आप असम में लोकेशन देख लीजिए देहिंग पतकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। यहाँ पर देखो, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये रिजर्व का ही पार्ट है। मैं फिर से बोलता हूँ, देहिंग पतकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देहिंग पतकई एलिफेंट रिजर्व का पार्ट है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जीपोर रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट्स में आती है। देहिंग एक्चुअल में एक रिवर का नाम है जो कि इस फॉरेस्ट के बीच से फ्लो करती है, और पतकई जो नाम है वो एक हिल का नाम है। हिल के बिल्कुल फुट पर ये सेंचुरी एग्जिस्ट करती है, इसी वजह से नाम जो है वो है देहिंग पतकई। अब इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो फ्लोरा एंड फोना है उसकी हम बात कर लेते हैं। फोना की बात करें, चाइनीज़ पेंगोलिन, फ्लाइंग फॉक्स, वाइल्ड पिग, सांभर, बार्किंग डियर, गोर, सीरो, मलायन जायंट स्क्विरल, स्क्विरल मतलब गिलहरी। ये देखो एकमात्र सेंचुरी है इंडिया में जहाँ पे 7 अलग अलग तरह की वाइल्ड कैट्स की स्पीसीज़ हैं, जैसे टाइगर, लियोपर्ड, क्लाउडेड लियोपर्ड, लियोपर्ड कैट, गोल्डन कैट, जंगल कैट, मार्बल कैट। अगर यूपीएससी पूछ लेती है कि इंडिया की एकमात्र कौन सी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे वाइल्ड कैट्स की 7 अलग अलग स्पीसीज मिलती हैं, तो आंसर होगा देहिंग पतकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। असामीज़ मकाक, जो एक प्रकार से बंदर होता है, ये आयुष्मान की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, ये भी यहाँ पर मिलता है। फ्लोरा की बात करें, यहाँ पे डेसिडस रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। डेसिडस मतलब वो पेड़ जो एक सीज़न में अपने पत्ते गिरा देते हैं। इसके साथ साथ कुछ कुछ सेमी एवरग्रीन एंड लस ग्रीन फ्लोरा भी यहाँ पर मिलता है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की बात भी हम जल्दी से कर लेते हैं, जिसने रिकमेंड किया है
यहाँ पर कोल माइनिंग का, इसको देखो गठित किया गया था 2003 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ये बोर्ड रिकमेंडेशंस देता है सरकार को कैसे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा सकता है। इस बोर्ड की देखो एक स्टैंडिंग कमेटी भी होती है जिसके चेयरमैन होते हैं मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे कोई नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनके अंदर या फिर 10 किलोमीटर बाहर तक भी प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल देना हो तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा ही दिया जाता है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है इस बोर्ड के चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री। इस बोर्ड की जो स्टैंडिंग कमेटी है उनको, उस कमेटी को किसके द्वारा चेयर किया जाता है? आंसर होगा मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल लीची प्रोडक्शन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? कोविड-19 की महामारी के कारण जो लीची ग्रोअर्स हैं, वो किसान जो लीची को ग्रो करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लीची से संबंधित बेसिक इन्फॉर्मेशन की हम बात करें, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फ्रूट है। विश्वास ये किया जाता है कि ये लीची की प्रोडक्शन ओरिजिनेट हुई चाइना से। इंडिया में ये इंट्रोड्यूस हुई 18वीं सेंचुरी में बर्मा के थ्रू, और बाद में इंडिया से ये बहुत सारे दूसरे देशों में भी फैली। अभी फिलहाल देखो वर्ल्ड में इंडिया और चाइना ये दोनों देश मिलके 91% लीची की प्रोडक्शन करते हैं। लीची को प्रोड्यूस करने के लिए देखो स्पेसिफिक क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकता है जो सिर्फ कुछ ही देशों में मिलता है। इसी वजह से ज़्यादा देशों में लीची उगती नहीं है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में बिहार, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में ऐसा क्लाइमेट मिलता है जो लीची को प्रोड्यूस करने के लिए सूटेबल है। और वैसे देखो बिहार हमारे देश में ऐसा राज्य है जो इंडिया में टोटल लीची प्रोडक्शन में 74% कंट्रीब्यूट करता है। आपको याद भी होगा बिहार में एक्यूट इंसेफ्लिटिस सिंड्रोम यानी AES के काफ़ी सारे केसेस सामने आए थे, और उस समय कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा था लीची इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसके कारण बच्चों में ये दिमागी बुखार हुआ, जिसे चमकी बुखार भी कहा जाता है। बिहार के बाद वेस्ट बंगाल हमारे देश में दूसरा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लीची प्रोड्यूस होती है। वेस्ट बंगाल के बाद नंबर आता है त्रिपुरा और उसके बाद असम का। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार में है, यहाँ पर हमारे देश में टोटल जितनी लीची प्रोड्यूस होती है उसका 40% प्रोड्यूस होता है। समझ गए? अगर पूरे देश में 100 यूनिट लीची प्रोड्यूस होती है तो अकेले मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में 40 यूनिट लीची प्रोड्यूस होती है। पीक सीजन होता है इंडिया में लीची का मई के 3rd वीक से लेके जून के 2nd वीक के बीच। तो ये हमने लीची प्रोडक्शन से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्रेडिट रिस्क फंड से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड। ये देखो इंडिया के लार्जेस्ट फंड हाउसेस में से एक है। इस फंड हाउस ने डिसाइड किया है कि 6 जो क्रेडिट रिस्क फंड्स हैं उनको बंद कर दिया जाए। थोड़ा सा आपको ये अटपटा लगा होगा, लेकिन बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं। फंड हाउस का क्या मतलब होता है? फंड हाउस देखो एक ऐसी कंपनी होती है जो इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करती है। मान लीजिए 5 इन्वेस्टर हैं A, B, C, D, E। इन पांचों से पैसा इकट्ठा किया फंड हाउस ने और उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया अलग अलग जगहों पर, जैसे स्टॉक्स खरीद लिए, म्यूचुअल फंड परचेज कर लिए, इक्विटीज़ परचेज कर ली, और बाद में जो फ़ायदा होगा वो प्रॉफिट के समेत लौटा दिया जाएगा इन्वेस्टर्स को। तो ये काम होता है फंड हाउस का कि वो इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा करके इन्वेस्ट करती हैं। अब बात करें कि क्रेडिट रिस्क फंड का क्या मतलब है। फंड हाउस ने इन 6 क्रेडिट रिस्क फंड्स को बंद करने का फैसला लिया है। क्रेडिट रिस्क फंड का मतलब जानने से पहले हम डेट फंड का मतलब जानते हैं। देखो डेट फंड्स का मकसद ये होता है इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न्स जनरेट करना, उनको फ़ायदा पहुंचाना। कैसे? उनका पैसा इन्वेस्ट करके एवेन्यूज़ में, जैसे बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करके या फिर दूसरे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करके। अब बात करें क्रेडिट रिस्क फंड की, ये ऐसे डेट फंड्स हैं जिन्होंने कम से कम 65% इन्वेस्टमेंट की है उन सिक्योरिटीज़ में, उन बॉन्ड्स में जिनकी रेटिंग AA से कम है। रेटिंग का क्या मतलब होता है?
देखो, रेटिंग से ये पता लगता है किसी बॉन्ड की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जिसकी देखो हाईएस्ट रेटिंग होती है, मकसद ये होता है जिसका वो बॉन्ड है उसकी कैपेसिटी है, उसकी औकात है। अगर कोई पर्सन उसका बॉन्ड परचेज करेगा तो वो वापस लौटा देगा। जैसे गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट पे तो देखो भरोसा होता है ना। गवर्नमेंट कोई बॉन्ड रिलीज करती है तो उसको हाईएस्ट रेटिंग प्राप्त होती है, क्योंकि पता है सरकार तो पैसा लौटाएगी ही। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनकी हिस्ट्री अच्छी नहीं होती, जिनकी प्रैक्टिसेस पर पास्ट में सवाल उठे होते हैं, जिनकी बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। जब ऐसी कंपनीज अपना बॉन्ड रिलीज करेंगी तो उनको देखो कम रेटिंग प्राप्त होगी, क्योंकि डर है भाई ये कंपनी तो है, हो सकता है बाद में पैसा चुकाए ही ना, लोग इन्वेस्ट कर लें इसके बॉन्ड में और कंपनी फेल हो जाए, पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंपनी जब बॉन्ड मार्केट में निकालेगी तो कम रेटिंग प्राप्त होगी। डी ऐसा मतलब जिस लिहाज की कंपनी है उसी लिहाज से रेटिंग प्राप्त होती है। जितनी अच्छी कंपनी, ज़्यादा कैपेसिटी होती है, लोगों का विश्वास होता है, वापस पैसा लौटा देगी, उसको सबसे अच्छी रेटिंग प्राप्त होती है। जैसे गवर्नमेंट, जितनी घटिया कंपनी होगी, बैलेंस शीट बहुत घटिया होगी और डर लगेगा कि ये कंपनी तो कभी भी फेल हो सकती है, उसको सबसे ज़्यादा बेकार वाली रेटिंग मिलेगी, डी वाली। समझ गए। लेकिन देखो खास बात ये है, जिन कंपनीज की या फिर गवर्नमेंट का बॉन्ड जब रिलीज होता है तो उनका इंटरेस्ट उन पर कम मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि हमारा बॉन्ड तो कोई ना कोई परचेज कर ही लेगा, तो इसलिए वो इंटरेस्ट कम देते हैं। बट ऐसी कंपनीज जिनके बॉन्ड को देखो कम रेटिंग प्राप्त होती है, डी वगैरह, उनको तो जनता को लुभाने के लिए ज़्यादा रिटर्न्स ऑफर करने होंगे ना, तभी तो जनता आएगी उनका बॉन्ड परचेज करने। अदरवाइज उनका तो कौन ही बॉन्ड परचेज करेगा जब इतना खतरा है कि भाई तुम्हारी कंपनी डूब सकती है। अगर वो रिटर्न्स ज़्यादा नहीं देंगे फिर तो इनका कोई बॉन्ड परचेज करेगा ही नहीं। इसलिए उन कंपनीज के बॉन्ड जिनकी रेटिंग काफ़ी लो होती है वो रिटर्न्स ज़्यादा देते हैं। और अब बात करें क्रेडिट रिस्क फंड की, फिर से अब आप आसानी से समझ जाओगे। ये ऐसे डेट फंड होते हैं जिन्होंने कम से कम 65% जो इन्वेस्टमेंट है उन बॉन्ड्स में की होती है या फिर उन सिक्योरिटीज में की होती है जिनकी रेटिंग AA से कम है। समझ गए। अगर देखो किसी बॉन्ड या फिर सिक्योरिटी की रेटिंग BBB से कम है तो उसे तो बल्कि नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड माना जाता है, मतलब ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया क्रेडिट रिस्क फंड के बारे में। 6 क्रेडिट रिस्क फंड्स बंद कर दिए हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने, क्योंकि कोविड-19 की महामारी की वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है, डिसलोकेशन है, मनी का सर्कुलेशन भी ज़्यादा नहीं है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया क्रेडिट रिस्क फंड के बारे में। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।